आदिवासी अस्मिता को खत्म करने की इन लोगों की पूर्व से साजिश को नाकाम करने के लिए निशा भगत ने पहले ही बिगुल फूंक चुका है, तो है तेज हो चुकी है। इसी से बौखलाए हुए ये धर्मांतरित लोग जो है इस प्रकरण को कल अंजाम दिए ताकि निशा भगत टूट जाए। कुर्मी समुदाय के लोग एक तरफ प्रहार किए हैं तो एक तरफ धर्मांतरित ईसाई प्रहार करेंगे तो और मुझे कुछ हो जाएगा तो ये आदिवासी रूढ़िवादी जनजाति के लोगों के द्वारा जो आक्रोश देखने को मिलेगा वो बहुत ही भयावह होगा, क्योंकि गोली चलने का प्रकरण इन लोगों ने पहले ही बता दिया है कि गोली मार दो इस औरत को, मार दो इस औरत को। तो मैं आती है अभी भी कितने लोगों ने आदिवासी सीट के नाम पे, कितने धर्मांतरित लोगों ने अभी जॉब पकड़ लिया है। आगाह करना चाहती हूँ बीजेपी को भी, क्योंकि बीजेपी में भी आजसू के सुप्रीमो वहाँ विद्यमान है जो कि कुर्मी समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी तक आपने देखा कि किस हमारा सरना झंडा की आस्था के साथ में धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा जो खिलवाड़ किया जा रहा था, गंदगी में गाड़ा गया था, तो उसके खिलाफ में मैंने जब बिगुल फूंका था तो उसके विपक्ष में जब धर्मांतरित ईसाई जब खड़े थे उनके समर्थन में आपने देखा होगा कि देव कुमार धान जी खड़े थे, वहाँ प्रेम साही मुंडा जी खड़े थे, वहाँ गीता श्री मैडम खड़ी थी। उस झंडा प्रकरण में मेरे खिलाफ और मेरे आदिवासी बहनों जो सहयोगी थी, जो झंडा निकालने की सहयोगी रही हूँ, हम लोगों का पुतला जो है मुझे लगता है कि कौन सा चौक है ये, फिरायालाल चौक, फिरायल चौक में इन लोगों ने पुतला दहन किया था। आदिवासी अस्मिता को खत्म करने की इन लोगों की पूर्व से साजिश को नाकाम करने के लिए निशा भगत ने पहले ही बिगुल फूंक चुका है। धर्मांतरित ईसाई लगातार जो माइनॉरिटी है, जो माइनॉरिटीज हैं, धर्मांतरित ईसाई, तो ईसाइयों में जाति नहीं होती है और जाति का हवाला देकर के लगातार अन्य धर्म के लोग भी ईसाई समुदाय में अब सम्मिलित होकर के आदिवासियों का आरक्षण खाने का काम कर रहे हैं। अब संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से उन लोगों ने भी मेरे पे केस किया था कि ईसाई समुदाय के बारे में अनर्गल बात बोल रही है, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि इन लोगों के द्वारा, ईसाई समुदाय के द्वारा वहाँ बाइबल में हमारे संस्कृति, हमारे सभ्यता, हमारी धर्म पद्धति, हमारे देवी देवताओं के बारे में किस तरीके से बयानबाजी इन लोगों ने किया है और लिखित प्रमाण मैंने दिया और उनके जो छपे हुए किताबों को, जो कि धर्मांतरित ईसाइयों के प्रचारकों के द्वारा लिखी गई किताबों का भी हवाला देकर के मैंने भी केस किया है। तो संवैधानिक प्रक्रिया जो है तेज हो चुकी है। इसी से बौखलाए हुए ये धर्मांतरित लोग जो है इस प्रकरण को कल अंजाम दिए ताकि निशा भगत टूट जाए। कुर्मी समुदाय के लोग एक तरफ प्रहार किए हैं तो एक तरफ धर्मांतरित ईसाई प्रहार करेंगे। तो ये जो धर्म की और सरना कोड की, पेशा अधिनियम कानून की बात करने वाली, CNTS-PT एक्ट का उल्लंघन न होने की बात करने वाली, कुर्मी समुदाय को आदिवासी सूची में न शामिल होने देने वाली बेटी का अपमान कैसे किया जाए वो इन्होंने किया। क्योंकि मैं केंद्रीय सरना समिति की केंद्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की हूँ, समाज ने मुझे नाम दिया, समाज के प्रति लड़ने का एक हक और अधिकार दिया है, तो उन्हीं बैनर तले मैं परिप्रेक्ष्य में कल गई थी। समाज के लोगों का आह्वान में, सामाजिक समर्थन में मैं गई थी और वहां पर आपने देखा होगा कि सारा कुछ मीडिया में कैच हो गया कि किसने वहां अपमान किया, किसने हमारे साथ बदतमीजी की, किसने हमें वहां से बाहर निकालने का काम किया। तो ये सब जमीन दलाल है। आप देख लीजिए, गीता श्री के पिताजी जो हमारे आदिवासी समुदाय के आदर्श है, बाबा पंखराज जी, जो बाबा कार्तिक उरांव जी के नाम से जाने जाते हैं, जो कांग्रेस में रहे, जो 20 साल की काली रात और धर्मांतरित ईसाइयों की काली सच्चाई को उन्होंने उजागर किया है इसमें कि आदिवासी समुदाय को मटियामेट आज से नहीं, भारत की आजादी के बाद से ये धर्मांतरण का खेल लगातार चल रहा है। और 2017 में राष्ट्रपति महोदया जब हमारे झारखंड में राज्यपाल के रूप में पदस्थापित थी तो उन्होंने धर्मांतरित मुद्दे पर प्रखरता से काम किया था। आज हमारे देश की प्रथम नागरिक से, महामहिम से मैं आग्रह करती हूँ कि धर्मांतरित लोगों को भी हमारे समुदाय से अलग किया जाए, हमारा आरक्षण खाने ना दिया जाए, क्योंकि
हमारे देश के प्रधानमंत्री भी दिल्ली के लाल किला से कहते हैं कि धर्मांतरण रोका जाना चाहिए। ये देश के कोड हैं, ये विदेशी धर्मों के द्वारा संचालित करने वाले लोग हैं और हमारे समुदाय को मटियामेट करने का इन लोगों ने प्रण लिया है। इनके खिलाफ हमने जो बिगुल फूकी थी वो लगातार जारी रहेगा और जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं उनके खिलाफ भी हमारी जंग जारी रहेगी। ला करके दिया है तो मैं खाना खाई हूँ। आज मेरे घर में राशन भी है ना, मैं पिछले 2 महीने से कोविड में गोलबंद थी जिस समय ईसाई प्रकरण चल रहा था। आज जो मेरे पीछे में 2 गाड़ियां 4 गाड़ियां फिर मेरे भाइयों का जो हुजूम दिखता है मेरे सराउंडिंग्स में, तो मेरे सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये सरकार मुझे सुरक्षा मुहैया नहीं कराई है और मुझे कुछ हो जाएगा तो ये आदिवासी रूढ़िवादी जनजाति के लोगों के द्वारा जो आक्रोश देखने को मिलेगा वो बहुत ही भयावह होगा। क्योंकि मैंने सरकार को मैंने पहले चिताया है। जो आपने बाउंसर रखा वो काफी कीमती बाउंसर है, तो आप उनसे पूछिए, हमारे समाज के लोगों से पूछिए। हमारे समाज के लोग जो है इसको अगर बेयर कर पा रहे हैं तो मेरे समाज के लोगों ने उठाया है तो मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं समाज के लिए अमूल्य हूँ तो मेरे लिए सुरक्षा भी वैसे ही उन लोगों ने प्रोवाइड कराया है, क्योंकि मैं तो समाज की धरोहर हूँ, समाज के बात कर रही हूँ, समाज के परिप्रेक्ष्य में जो है सो काम कर रही हूँ। तो समाज के लोगों ने मुझे जहाँ पे भी रखा है वहाँ मुझे समाज के लोगों ने रखा है। मुझे बॉडीगार्ड्स भी मिल रही है तो समाज के लोगों के द्वारा। मेरी गाड़ी आपने देखते होंगे बहुत रेयर ही मैं अपनी गाड़ी से चलती हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी चिन्हित है, क्योंकि गोली चलने का प्रकरण इन लोगों ने पहले ही बता दिया है कि गोली मार दो इस औरत को, मार दो इस औरत को। तो मैं अपनी सुरक्षा लेके चल रही हूँ और समाज भी मेरे सुरक्षा को लेके चल रहा है, तो इसमें क्या गलत हो रहा है? समाज के परिप्रेक्ष्य में ही सारा काम हो रहा है। अगर बाउंसर्स नहीं होते तो स्टेज में निशा दीदी क्या सही से उतर भी पाती या चढ़ भी पाती? सभी लोगों ने देखा है, पूरे मीडिया ने देखा है कि जब ये चढ़ रही थी स्टेज पे तब भी इनको नीचे जाने के लिए कहा जा रहा था, तब भी बॉडीगार्ड ने ही प्रोटेक्ट किया। जब नीचे उतर रही थी तब भी धक्का मुक्की किया जा रहा था मंच में कुछ बैठे लोगों के द्वारा। तो अगर बाउंसर नहीं होते तो आप लोगों को तो साफ देखना चाहिए कि कैसे इनके जान पे ही ये खतरा मंडरा रहा है आप लोगों के नजर के सामने, और ये चीजें तो पूरे जनता के सामने मंच पर हो गई। तो अगर ये बॉडीगार्ड लेकर के घूम रही है तो ये हम लोगों मतलब हमारा केंद्रीय सरना समिति और जितने भी इनको मानने वाले लोग हैं उनके द्वारा किया गया। क्या ये कुर्मियों को मौका दिया गया है सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस में छी वाला गाना लगाने के लिए? देखिए सबसे बड़ी बात है कि उनकी मानसिकता को ये दर्शाता है। इनके पास मुद्दे नहीं है, जो कुर्मी समुदाय के लोगों के पास मुद्दा नहीं है तो किस तरीके से लोगों को भटकाया जाए। कभी ये लोग निशा भगत की पर्सनल निजी जीवन के बारे में बात करते हैं तो कभी ये मेरे बॉडीगार्ड के बारे में बात करते हैं, मेरी सुरक्षा पर। अगर मेरी सुरक्षा नहीं होती तो कब का ये लोग मार देते मुझे, चाहे क्रिश्चियन समुदाय के लोग हो चाहे कुर्मी समुदाय के लोग हो। ये आप गाने की बात कर रहे हैं, मेरे खिलाफ तो इतनी गंदी और अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं लोग कि इस भारत में महिलाओं का सम्मान होता है, वहाँ महिलाओं का अपमान धड़ल्ले से किया जा रहा है। जितना रेप किया जाता है ना उतना आदिवासी समुदाय की बहन बेटियों को गाली देना अपराध है। ये बात पूरा संविधान में अंकित है। हमारे पास विशेष कानून है, लेकिन हमारे समुदाय को लगातार मटियामेट करने की साजिश ये कुकर्मियों के द्वारा, जो धर्मांतरितों के द्वारा और कुर्मी समुदायों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। ये बौखला गए हैं, इसीलिए इन लोगों को मेरी कौन से कलर की साड़ी पहन के जा रही हूँ। अच्छा है कि मैं एक तो आज देख लीजिए कलर पहन के आई, इस पे भी आ जाएगा बात, फिर बोलेगा लोग कि काहे लाल पर साड़ी पहन के नहीं आई है। तो बहुत तरह का बात है, इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है। ये लोग TRI रिपोर्ट ने इन लोगों को तमाचा मार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मार दिया है। अब बारी है धर्मांतरित ईसाइयों का अलगाव करना, हमारे समाज का आरक्षण को जो खा रहे हैं, जो रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके हैं, उनके खिलाफ भी जम करके बिगुल फूंकना। धन्यवाद। ये रहा सवाल, देखिए हाँ ये रहा सवाल। अरे पूछिए, खाली पूछ के साफ पड़ जाए। अरे बाप रे। हाँ तो यही सवाल क्या? देखिए आज के समय में JPSC निकालना भी उतना ही मुश्किल है जितना एक आदिवासी नेता, क्योंकि हमारी जो 28 सीटें हैं उसमें से अभी भी आप देखिएगा कि 10
लोग धर्मांतरित हैं और वो हमारे सीटों पे राज कर रहे हैं, आदिवासी सीटों का लाभ उठा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि अभी के टाइम पे जेपीएससी हो गया, पेपर लीक हो जाती है, एग्जाम होता है, रिजल्ट नहीं आती है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, टाइम पे कुछ भी चीजें नहीं होती। तो आप खुद देखिए कि पिछले 5-6 वर्षों से ये सीटों में कब्जा भी किया जा रहा है। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ, पिछले आप 6 वर्षों से देखिएगा, हर साल एक न्यू जनरेशन आता है, अपना पूरा मेहनत करके, आदिवासी समाज के बच्चे आते हैं जो पूरी मेहनत करके आते हैं, और उन्हें जब एग्जाम देने की बारी आती है, अभी भी कितने लोगों ने आदिवासी सीट के नाम पे, कितने धर्मांतरित लोगों ने अभी जॉब पकड़ लिया है, उसमें से कितने लोग आदिवासी थे, सारे लोग धर्मांतरित है। तो जितने भी नेता हैं सब पर कुछ न कुछ लगातार एलिगेशंस लगते आए हैं, चाहे जातिवाद को लेके, खासकर पार्टी को लेकर। और जहां तक कुर्मी का सवाल है, जहां तक सवाल है जेल पार्टी का, आपको पता है उन्होंने जो प्रत्याशी उतारा है घाटशिला में, वो एक आदिवासी है। वो पूर्व प्रत्याशी हैं जो कि पहले भी लड़ चुके थे चुनाव, उन्हीं को उतारा गया। इसको आप निशा जी कैसे देखती हैं, आप बताइए। चूंकि आदिवासी समुदाय के लोग बीजेपी में है, कांग्रेस में है, जेलके में है, आरसू में है, विभिन्न पार्टियों में है, तो मैं जो सत्ता के लालचियों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो जेलके पार्टी के सुप्रीमो अपने समुदाय के खिलाफ नहीं सुन पाए और एक आदिवासी बेटी को निकाल देने का काम किए, वो आदिवासी अगर अपना प्रतिनिधित्व करते हुए चुनाव जीतने की आस लगा रहे हैं तो उन लोगों का मिथ्य है, भ्रम है। जितना वोट आया था वो भी वोट नहीं आएगा इस बार। और मैं आगाह करना चाहती हूँ बीजेपी को भी, क्योंकि बीजेपी में भी आजसू के सुप्रीमो वहाँ विद्यमान है जो कि कुर्मी समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि उन्होंने कहा है लव कुश के वंशज हैं, उसके बावजूद आदिवासी समुदाय के सीट से वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। उनकी चाहत है कि आदिवासी बन जाए। तो मैं बीजेपी को भी चेताना चाहती हूँ, कांग्रेस को भी चेताना चाहती हूँ, जेएलके को भी चेताना चाहती हूँ। कल के प्रकरण को देखकर कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि आम तौर पर जितनी भी, ऐसा कहना नहीं चाहिए, और सामाजिक महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं जो आदिवासी मुद्दों को लेकर उठते हैं, कहीं आपकी लोकप्रियता ज्यादा तो नहीं बढ़ रही है जिसको देखकर आपके साथ ऐसा करने का षड्यंत्र भी किया गया हो? देखिए, पूरे झारखंड राज्य में हमारे सामाजिक अगवा लोगों ने ही कार्यक्रम रखा है और वहां जब बुलाया गया है तो हमने सबका मान किया है। और यहाँ पे भी मैं मान क्यों नहीं रखती, लेकिन सोचने और चिंता का विषय है। ये तो आप तय करेंगे कि हमारी उपलब्धियों से ये लोग बौखला गए हैं या फिर हमारी जो जनता जागी है, हम मेरे आह्वान से उस पे बौखला गए हैं, या तो फिर ये लोग जमीन दलाली, जिनकी जो रोटी सेकने वालों की रोटी नहीं पक रही है तो उस पे इन लोगों का बवाल है। तो ये चिंता का विषय है। प्रेमसाही मुंडा जी से सवाल किया गया, उन्होंने आपको कहा कि हमारी बहन है लेकिन उसे सीखने की जरूरत है, चश्मा लगाकर, बॉडीगार्ड लेकर, और पूरा उन्होंने कहा कि जो है दिखाने का एक रौद्र जो है आपने दिखाया है वहाँ पे, इसमें आप क्या कहें? प्रेमसाही मुंडा जैसे जमीन दलाल को मैं ये कहना चाहती हूँ कि महज 15 साल में केस खाई हूँ, वो भी झारखंड आंदोलनकारी की बेटी हूँ। और ये जमीन दलाल जब से राजनीति शुरू नहीं किए हैं उस समय से मैं राजनीति को भली भांति जानती हूँ, क्योंकि रंगा सियार जो कि समाज को गुमराह करने वाले बंधु तिर्की जी भी हमारे घर में आके राजनीति हमारे पिता से सीखने का काम करते थे। मेरे पिता को जेल भेजने का षड्यंत्र करने का इन्हीं धर्मांतरित लोग और ये जो सत्ता के लालची लोगों के द्वारा किया गया था। नहीं तो आज तक हमारे समाज में ये धर्मांतरित कोड़ बन करके हमारे आरक्षण को नहीं खा रहे होते। बाबा कार्तिक उरांव जी ने भी ये 20 साल की काली रात में उन्होंने लिखा है कि धर्मांतरित ईसाई हमारे समाज के लिए किस तरीके से भयावह और खतरनाक है। ये प्रेमसाही मुंडा। सवाल है मेरा कि इन दिनों राजनीति में सब कुछ चल रहा है, उसके अलावा चांद गांव में लगातार
कई जातियों के लोग, सिर्फ ST SC OBC में जितने भी जाति आते हैं कम बेशी, भूत के नाम पर, प्रेत के नाम पर और कई नामों पे जो है चंगाई सभा चलाया जा रहा है नामकुम में। और वहाँ के लोग काफी, जो आदिवासी समुदाय के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो काफी परेशान हैं। उनको भी जरूरत है आप जैसे लीडर की। क्या वाकई में आप राजनीति करेंगी या फिर उनके समर्थन में भी जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चांद गांव का प्रकरण मेरे समक्ष आ चुका था और समाज के एक बेटे जो सनी सोपो जी हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी, वो चांद गांव गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि समाज के जो अगुवा हैं उनको भी मैंने चेताया था कि समाज में इस तरीके से प्रकरण हो रहा है। चूंकि ईसाई प्रकरण जब से शुरू हुआ है उस समय से मेरे जान माल की खतरे की बात जो हमेशा लगातार उठते आई है, मैंने यहाँ के DGP को इसका संज्ञान दिया है, मैंने गुमला की DC महोदया को संज्ञान में दिया है, केंद्र की सरकार को भी मैंने संज्ञान में दिया है। तो आज मैं प्राइवेट जो मेरे पीछे सुरक्षा जो चल रही है, जो हमारे समाज के लोगों ने मुहैया कराया है हमारे सुरक्षा के लिए, तो समाज के लोगों के द्वारा भी सरकार को चिताया गया था। लेकिन ये सरकार ईसाई और कसाई की सरकार है। लगातार धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। धर्मांतरण 2017 में बिल लागू किया गया था झारखंड में, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि हजारीबाग में भी ऐसे ही धर्मांतरण कराया जा रहा था। एक बंद कमरे में उनको पकड़ा गया और उनको जेल भेज दिया गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर चांदगांव में हो रहा है हो चाहे अन्य क्षेत्र में हो रहा हो, तो अगर जब तक कि इनको इनकी जगह नहीं बता दिया जाए, लाल घेरा में ना भेज दिया जाए, तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। ये लोग प्रलोभन देते हैं, ये लोग आदिवासी चाहे फिर अन्य लोगों को भी बरगलाते हैं और धर्मांतरित करा करके ईसाई समुदाय में सम्मिलित करने का काम करते हैं। लगातार आरोप लग रहे हैं कि आपको बीजेपी का फंडिंग है और आपको बॉडीगार्ड मिला हुआ है, काफी पैसे और रसूख से आप घूमते रहती हैं, इस पर क्या कहेंगे? आज की मैं प्रकरण में बता दे रही हूँ, मैं लगातार बीमार चल रही हूँ और आप देख रहे होंगे हमारे शरीर में गिरावट भी आया है। आज